क्या देश की सुरक्षा से जुड़े सौदों में भी पैसे का खेल हो सकता है? क्या वर्दी पहनने वाला हर अफसर सच में देश के लिए ही काम करता है? जब सीमा पर जवान जान जोखिम में डालकर खड़े होते हैं तो क्या सिस्टम के अंदर बैठे कुछ लोग उसी सुरक्षा को कमजोर कर रहे होते हैं? क्या रक्षा मंत्रालय जैसे सबसे संवेदनशील विभाग में भी भ्रष्टाचार की परतें हो सकती हैं? और अगर ऐसा है तो क्या यह सिर्फ एक आदमी का खेल है या इसके पीछे पूरा नेटवर्क काम करता है? आज की कहानी इन्हीं सवालों से जुड़ी है। यह कहानी संवेदनशील जरूर है क्योंकि जब भी डिफेंस या सेना की बात होती है तो देश की भावनाएं जुड़ी होती हैं, लेकिन यह कहानी बताना जरूरी है क्योंकि यह वर्दी पर लगे एक दाग की कहानी है। यह उस सच्चाई की कहानी है जहां एक तरफ सीमा पर जवान शून्य से नीचे तापमान में ड्यूटी कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ कुछ अफसरों पर आरोप भी हैं कि वह करोड़ों की गिनती में लगे होते हैं। यह कहानी बताती है कि रक्षा सौदों में किस स्तर तक गड़बड़ी हो सकती है। आप जानते हैं कि इस साल भारत का रक्षा बजट करीब 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा और इतने बड़े बजट के बीच अगर भ्रष्टाचार का एक भी मामला सामने आता है तो पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। 20 दिसंबर 2025 की सुबह दिल्ली में ठंड थी, लेकिन उसी दिन जो हुआ उसने सिस्टम को हिला दिया। सीबीआई की टीम ने एक घर को घेर लिया और उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ घंटों में यह मामला देश भर में चर्चा का विषय बन जाएगा। यह घर लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा का बताया गया, जो रक्षा उत्पादन विभाग से जुड़े अधिकारी थे और अंतरराष्ट्रीय रक्षा सौदों में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण बताई जाती थी। आरोप के अनुसार सीबीआई ने उन्हें 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा, लेकिन सिर्फ शुरुआत थी। असली झटका तब लगा जब तलाशी में करीब 2 करोड़ 36 लाख रुपए नगद मिलने की बात सामने आई। इतनी बड़ी रकम किसी सरकारी अफसर के घर से मिलना अपने आप में बड़ा सवाल बन गया। अब सवाल उठता है कि यह अधिकारी कौन था और उसकी ताकत कितनी थी। बताया जाता है कि अधिकारी दिल्ली के शास्त्री भवन स्थित रक्षा मंत्रालय से जुड़े अहम पद पर तैनात था। उनका पद डिप्टी प्लानिंग ऑफिसर बताया गया, जो इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एंड एक्सपोर्ट से जुड़े फैसलों में भूमिका निभाता था। ऐसे पद पर बैठे अधिकारी अंतरराष्ट्रीय रक्षा सौदों में अहम भूमिका निभाते हैं। अगर कोई विदेशी कंपनी भारत को लड़ाकू विमान बेचना चाहती है या कोई भारतीय कंपनी मिसाइल या रक्षा उपकरण दूसरे देशों में भेजना चाहती है तो ऐसे अधिकारियों की मंजूरी जरूरी होती है। यहां अरबों रुपए के सौदों पर फैसला होता है और देश की सुरक्षा से जुड़े फैसले लिए जाते हैं। आरोप यही है कि इसी ताकत का गलत इस्तेमाल किया गया। जांच में सामने आया है कि यह मामला सिर्फ एक अधिकारी तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें बिचौलियों का नेटवर्क भी काम कर रहा था। बताया गया कि 19 दिसंबर 2025 को सीबीआई को एक गुप्त सूचना मिली थी कि रक्षा उत्पादों से जुड़ी निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए रिश्वत ली जा रही है। जांच में दुबई से जुड़ी एक रक्षा उत्पाद कंपनी का नाम सामने आने की बात कही गई। आरोप यह भी था कि बेंगलुरु में मौजूद कुछ लोग इस कंपनी के लिए भारत में नेटवर्क बना रहे थे और सरकारी सिस्टम तक पहुंच बना रहे थे। इस मामले में राजीव यादव और रंजीत सिंह नाम के 2 लोगों की भूमिका सामने आने की बात कही गई। बताया गया कि ये लोग विदेशी कंपनी और भारतीय अधिकारियों के बीच संपर्क बनाते थे और इनका काम फाइलों को आगे बढ़वाना और डील को मंजूरी दिलवाना बताया गया। आरोप के अनुसार इस पूरे खेल में भारी कमीशन लिया जाता था। कहा गया कि दुबई से पैसा आता था, बेंगलुरु से नेटवर्क चलता था और दिल्ली में फैसले प्रभावित होते थे। जांच में एक और नाम विनोद कुमार का सामने आया। बताया गया कि वो उसी विदेशी कंपनी से जुड़ा था। आरोप है कि 18 दिसंबर 2025 की रात उसने कथित तौर पर कर्नल शर्मा से मुलाकात की और 3 लाख रुपए दिए ताकि कंपनी को सरकारी स्तर पर फायदा मिल सके। लेकिन कहा गया कि जांच एजेंसी पहले से नजर रखी हुई थी और 20 दिसंबर को जब दोबारा पैसे देने की कोशिश हुई तो दोनों को पकड़ लिया गया और इसके बाद कई जगह पर छापेमारी हुई। दिल्ली में अधिकारी के घर से करीब 2 करोड़ 23 लाख रुपए नगद मिलने की बात कही गई। नोट अलग अलग जगह छिपाकर रखे गए थे, जबकि एक लेफ्टिनेंट कर्नल की औसत सैलरी करीब 1.5 से 2 लाख रुपए महीना होती है और ऐसे में इतनी नकदी मिलने पर सवाल उठे। और इसके अलावा राजस्थान के श्री गंगानगर में उनकी पत्नी के घर से करीब 10 लाख रुपए मिलने की बात सामने आई है। उनकी पत्नी भी सेना से जुड़ी अधिकारी बताई गई और उनकी भूमिका की जांच की बात की गई है। इस पूरे मामले में दलाल सिस्टम पर भी सवाल उठे। बताया गया है कि कई विदेशी कंपनियां सीधे सरकार से संपर्क नहीं करती, बल्कि पहले कंसल्टेंट या बिचौलियों से संपर्क करती हैं। फिर ये बिचौलिए अधिकारियों तक पहुंच बनाते हैं और कथित तौर पर रिश्वत के जरिए डील पास कराई जाती है और इससे खतरा यह रहता है कि देश को सही क्वालिटी का सामान ना मिले, बल्कि वो सामान मिले जिसमें सबसे ज्यादा कमीशन बनता हो।
इस घटना को जवानों की जिंदगी से जोड़कर भी देखा गया है। एक तरफ जवान बेहद कठिन परिस्थितियों में सीमा पर ड्यूटी करते हैं, जबकि दूसरी तरफ अगर सिस्टम में भ्रष्टाचार होता है तो ये उनकी मेहनत और बलिदान पर सवाल खड़ा करता है। सरकारी निगरानी सिस्टम पर भी सवाल उठे हैं। अगर इतनी बड़ी रकम जमा हुई तो विजिलेंस को जानकारी क्यों नहीं हुई? इनकम टैक्स विभाग को यह पैसा क्यों नहीं दिखा? क्या पहले भी ऐसी डील हुई होंगी जिनकी जांच जरूरी है? सीबीआई ने कहा कि जांच अभी जारी है और आगे और खुलासे हो सकते हैं। बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी और निवेश की जांच की बात कही गई है। पुराने रक्षा सौदों की जांच भी हो सकती है। रक्षा मंत्रालय देश का सबसे संवेदनशील विभाग माना जाता है, जहां से सेना, वायुसेना, नौसेना के लिए बड़े फैसले लिए जाते हैं। ऐसे में अगर यहां भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय बन सकता है। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को अदालत में पेश किया गया और आगे की जांच बताई गई कि अभी चल रही है। जनता की मांग है कि दोषी पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और पूरे नेटवर्क की जांच हो। निगरानी व्यवस्था मजबूत करने की मांग भी उठी है। आखिर में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इतनी छोटी रकम के मामले में इतनी बड़ी बात सामने आई तो बड़े स्तर पर क्या हो सकता है? क्या यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित है या इसके पीछे बड़ा नेटवर्क और भी काम कर रहा है? यह घटना देश के लिए चिंता का विषय जरूर है, लेकिन उम्मीद यही है कि जांच पूरी ईमानदारी से हो और सच्चाई सामने आए। देश की सुरक्षा सबसे ऊपर है और सेना का सम्मान सबसे जरूरी है। और इसी उम्मीद के साथ यह कहानी यहीं खत्म होती है। आप लोगों को क्या लगता है इस पूरी घटना पर? अपनी राय जरूर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमें मजबूती मिले, क्योंकि अगर आप की ताकत हमें मिलती रहेगी तो हम ऐसी आपकी आवाज, हर तरह की जो भी आपके साथ होता है, हर खबर पर बने रहेंगे। आप हमें मजबूत करेंगे तो हम आपको मजबूत करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।